जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था न्यूटन का, उसके बारे में हमने देख लिया था कि एफ इक्वल टू एम ए अलग अलग डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में जो भी, अगर सपोज हो सकता है कि किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, या सपोज हम लोग कार में बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरा पर्सन बाहर अगर मूव कर रहा है, तो अगर कार में बैठे हुए अगर हम लोग उस पर्सन के मोशन को अगर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं यानी जिसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो तरह के फ्रेम की बात करेंगे। एक हमारा कौन सा होगा, इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हमारा क्या होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर वो क्या है, या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वैसे फ्रेम को क्या बोलेंगे हम लोग, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर वही जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो वो एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, या फिर रोटेटिंग हो, एक्सेलरेटेड हो या रोटेटिंग हो, तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो कि ये एक पर्सन है, ये सपोज इसके, ये पर्सन जो है वो इस कार्ट के ऊपर बैठा हुआ है और ये कार्ट जो है 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर हम लोग किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 kg का, अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए कार्ट के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं वो हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, या फिर अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा आदमी अगर सपोज ऑब्जर्व कर रहा है इसके मोशन को या इसके बारे में, तो भी ये कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही हो कि ये कार्ट जो हो, ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और इस पे अगर कोई पर्सन अगर खड़ा है, वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो फ्रेम हुआ वो कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि ये कैसा है हमारा, ये जो हमारा अपने पास एक्सेलरेटेड फ्रेम है। या सपोज इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक रोटेटिंग लिफ्ट है, यहाँ पे एक लिफ्ट है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर इस रोटेटिंग लिफ्ट के रिस्पेक्ट में या इस रोटेटिंग लिफ्ट में एक पर्सन बैठा हुआ है, वो अगर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, तो ये भी कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो जो अभी तक हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो अप्लाई करते आए हैं, तो वो केवल एप्लीकेबल होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि आखिर एफबीडी बनाने में किस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मान लिया हमने कि ये एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार हम लोग इस पर्सन के रिस्पेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और दूसरी बार ये जो कार्ट है, ये कार्ट सपोज इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, ये पर्सन बी है। अगर मान लो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना, तो क्या होगा, तो ये अपने पास ये 10 kg का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या होगा, 100 न्यूटन एक mg लगेगा, और ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल। ये पर्सन ए बोलेगा कि नॉर्मल जो है वो 100 न्यूटन के बराबर है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में देखें, बी के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व करें विथ रेस्पेक्ट टू बी,
अगर विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व करें तो जो 10 केजी का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है इसको यही लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। रिलेटिव में हम लोग देख चुके हैं। इस पर्सन बी के रिस्पेक्ट में अगर एफबीडी बनाए तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे एम जी। ठीक है, एम जी इधर की तरफ क्या लगेगा, 100 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल भी क्या होगा, 100 न्यूटन। तो ये पर्सन ये सोचेगा कि यार ऊपर नॉर्मल लग रहा है 100 न्यूटन और एम जी लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो चलो ठीक है कि नेट फोर्स क्या हो गया, 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन कैसे आया, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगना चाहिए, लेकिन इसको कोई फोर्स नहीं दिख रहा है कि हाँ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा हो और इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इस वाले फ्रेम में कि एक्सेलरेटेड था, इस फ्रेम में ये वैलिड नहीं होता। इसको वैलिड बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिड करने के लिए कि एक सूडो फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, ये सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे ये ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही मेन है। तो एक बात देखो, जब भी अगर सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अब जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर पहले बैठ जाना। ठीक है, जैसे ये जो कार्ड था ये कितने से मूव कर रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो और ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट था। हमें क्या करना है, इस कार्ड के ऊपर पहले बैठ जाना। ठीक है, कार्ड को बैठने के बाद कार्ड के ऊपर उसको रोक दो, और जो उसका एक्सेलरेशन है और इनटू जिस ऑब्जेक्ट के मास को या जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो मास और जो इसका एक्सेलरेशन है, यानी कितना हुआ, 20 न्यूटन। ये क्या हुआ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्सेलरेशन किसका, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई करके ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद जो होगा ये पूरा एफबीडी में ये बस ऐड करना है अपने को, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड करा सकते हैं। एक बार देखो, ऊपर नॉर्मल नीचे क्या हो गया, एम जी। तो चलो ठीक है, एन इक्वल्स टू एम जी रहा, इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सूडो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। और यही मास इनटू एक्सेलरेशन इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली 20 न्यूटन लगेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही सोचेगा कि हाँ यार 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना हो सबसे पहले क्या करना है कि जो मूविंग या एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है या रोटेटेड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बैठ के उसको रोक दो। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जिसके मोशन को ऑब्जर्व करना है उसका मास इनटू जो एक्सेलरेशन है कार्ड का या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे एफबीडी बनाएंगे हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। दोनों फ्रेम में हम लोग देख लेंगे कि एफबीडी बनाने में क्या कैसे बनाएंगे दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ये जैसे मान लिया हमने एक लिफ्ट है, ये ऊपर के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये एम मास, इसके अंदर एक खड़े आदमी, लिफ्ट के अंदर खड़े आदमी। ठीक है, तो एक बात देखो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए बनाना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर करना हो तो क्या करेंगे कि ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे एम जी। जो ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएंगे वो क्या होगा, ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी, और ये एक्सेलरेटेड किधर है, ऊपर के डायरेक्शन। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे कि यार नॉर्मल बड़ा है तो एन माइनस एम जी, क्योंकि एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर्सन को यही दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, और एफ नेट कितना, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू किसके बराबर, एम इंटू ए के बराबर। ये इक्वेशन बनेगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखना हो तो बी कैसा है,
नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए क्या करना होगा हमें, एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सूडो फोर्स कैसे ऐड करेंगे, कि सबसे पहले लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, लिफ्ट के अंदर बैठने के बाद इसको रोक दो, इसका एक्सेलरेशन जो ऊपर है उसको रोक दिया, और इस ऑब्जेक्ट में नीचे के डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन रिवर्स कर। ठीक है, अब एक बार देखो, ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लगेगा एम जी, और एक नीचे एक और फोर्स क्या लगेगा एम इंटू ए। इस पर्सन को कैसा दिख रहा है ये ब्लॉक, रेस्ट पे, क्योंकि ये अभी ये लगेगा कि ये भी लिफ्ट में बैठा हुआ है, ये भी लिफ्ट में ही। तो क्या लिखेंगे, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। सेम इक्वेशन बन रहा है, यहाँ से भी सेम इक्वेशन, यहाँ से भी। तो जब भी आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर देखना हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करना हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बस उसका एक्सेलरेशन रोक के दूसरे ऑब्जेक्ट में मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्स करके ऐड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, इससे एप्लीकेशन और क्लियर हो जाएगा। ये बोल रखा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से इसका एंगल कितना है, थीटा। इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास है जो कि रेस्ट पे है। ये कैसा रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है। ये रेस्ट पे कैसा है, ये इधर की तरफ ए से एक्सेलरेटेड। ठीक है, हमें ए की वैल्यू निकालनी। अब एक बात सोचो, इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें डील करना है, और वो ऑब्जेक्ट कैसे फ्रेम में रखा हुआ है, तो नो एक्सेलरेटेड फ्रेम में, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसके मोशन को डील जब भी करेंगे तो क्या करना होगा, हमें एक सूडो फोर्स ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको, ये सूडो फोर्स ऐड कब करना पड़ेगा, जब हम इसका मोशन इसके रेस्पेक्ट में देखें। ठीक है, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। एक काम करते हैं, मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, एफबीडी बना लो, पहले इसके ऊपर बैठ जाओ, बैठ गए, इसका जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन था इसको रोक दिया, और इधर के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, मास जो कि इस ऑब्जेक्ट का इनटू एक्सेलरेशन इस फ्रेम का, एम इंटू ए। नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। इस पर्सन को कैसा दिख रहा है ये ब्लॉक, रेस्ट पे। बस हो गया। यहाँ से अगर देखिए इसको, एफ बी डी यहाँ से अगर ब्रेक करे, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं कि एम जी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ ब्रेक कर लो, क्योंकि रेस्ट पे है। तो सपोज अगर एक्स एक्सिस इधर मान लिया हमने, वाई एक्सिस इधर के डायरेक्शन, तो एफ नेट एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स जीरो। तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ, तो ये थीटा है हमारा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, एम ए कॉस थीटा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये एम ए, ये थीटा है अपना, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, फिर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो एम ए इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा। ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जी टैन थीटा के। ये चाहो तो आप रिजल्ट ऐसे याद भी रख सकते हो। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें, जैसे मान लो सपोज ये कार्ट है, ये अगर कार के अंदर एक ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इनिशियली पेंडुलम ऐसे हैंग कर रहा है एम मास को, जैसे ही इसको ए से एक्सेलरेट कराएंगे, ये पीछे की तरफ थीटा एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी। फिर से क्या करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में अगर डील करना है, इस कार्ट के रिस्पेक्ट में, तो कार्ट के रिस्पेक्ट में डील करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्ट के अंदर बैठ जाते हैं। कार्ट के अंदर बैठ गए, इसका एक्सेलरेशन जो था उसको रोक दिया। यहाँ पे ये ब्लॉक बॉल कुछ इस तरीके से थीटा एंगल, ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ जब रोका हमने, तो उल्टा करके इधर ऐड करना है मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या फोर्स लगेगा, तो नीचे एम जी, और इधर की तरफ टेंशन फोर्स। ठीक है,
ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टी का, अब ये इस पर्सन को ये बॉल कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे, तो दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो टी का कंपोनेंट इधर की तरफ टी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर, एम जी। टी का कंपोनेंट इधर की तरफ, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। फिर से यहाँ से ए इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, तो ए इक्वल्स टू यहाँ से दोनों डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू जी tan थीटा। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना एप्लीकेशन किस चीज का, जो भी सूडो फोर्स से रिलेटेड एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये इसके लिए हम लोग दो तीन अप्रोच देखेंगे, वो दोनों तीनों अप्रोच में से कौन कौन सा ज्यादा यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका यूज क्या होता है कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहे इससे रिलेटेड, तो एक इक्वेशन इसमें कम पड़ जाता है जब भी। जैसे मान लो सपोज अभी तक क्या हो रहा था कि एफबीडी बना रहे थे, एफ इक्वल्स टू एम ए लिख रहे थे, जितना इक्वेशन था, जितने वेरिएबल थे उतने ही इक्वेशन बन जा रहे थे, सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे एक इक्वेशन हमें कम पड़ जाएगा, जैसे मान लो वेरिएबल हमारे पास तीन हो जाएंगे, इक्वेशन दो, तो उस समय हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में सोचना है और उसके थ्रू एक एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन निकालना। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। इस मेथड को वैसे यूज नहीं करना अपने को, बाकी ये मेथड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये मान लिया हमने एक पुली, यहाँ से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, यहाँ से एक और पुली है, और ये एक ब्लॉक हैंग कर रहा है यहाँ से, इस तरीके। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या आखिर इस तरह की इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो किस तरह की इक्वेशन की सॉल्टिंग होती है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। ठीक है, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए1 है, इसका एक्सेलरेशन ए2 है, और इसका एक्सेलरेशन या इसका ए3 मान लेते हैं और इसका ए2। ठीक है, हमें इन सबका एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन ये सिंपल। अब दिक्कत क्या आती है, जैसे अगर एफबीडी बनाया जाए तो उस समय एक इक्वेशन हमें कम पड़ जाएगा। कैसे कम पड़ेगा तो देख लेते हैं। अगर ए का एफबीडी बनाए तो ए के एफबीडी के लिए क्या होगा, ऊपर टेंशन T1 लगेगा। सेम स्ट्रिंग है, मासलेस है, तो T1 यहाँ पे T2 और यहाँ पे भी T2। इसके लिए क्या होगा, इसका मास हम लोग मानते हैं M1, इसका मास M2 और इसका मास M3। ठीक है, इसका मास हम लोग क्या मानते हैं M2 और इसका मास M3। देख लेते हैं ए का अगर एफबीडी बनाए तो ऊपर T1, नीचे M1G और एक्सीलरेशन ऊपर। ये ध्यान से देखना है कि किस तरह से इक्वेशन की शॉर्टेज होती है कि T1 माइनस M1G इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, M1 इंटू A1। ये आया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, बी के एफबीडी। बी का एफबीडी बनाते हैं, ऊपर T2 लगेगा, नीचे M2G लगेगा। ये मैंने जो एक्सेलरेशन माना है ये अपने हिसाब से आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। अगर गलत होगा, अगर अपोजिट होगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। क्या लिखेंगे, इसका एक्सेलरेशन a2 है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, तो T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2 A2। दो इक्वेशन। C का एफबीडी बनाए तो C के एफबीडी से हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, तो ऊपर T2, नीचे M3G और इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे माना है, तो क्या बनेगा, M3G माइनस T2 इक्वल्स टू M3 इंटू A3। एक इक्वेशन यहां से बना सकते हैं इस पुली के थ्रू। इस पुली का मास कितना है, जीरो। एनएलएम में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको पुली के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो मासलेस लेकर के चलना। ठीक है, तो अगर इसका इक्वेशन बनाए हम लोग तो इसके क्या बना सकते हैं, T1 माइनस यहाँ पे 2T2 इक्वल्स टू किसके बराबर, जीरो, यानी T1 इक्वल्स टू 2T2। अब एक बार हम लोग वेरिएबल काउंट करते हैं। ये इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, चार इक्वेशन मिल गए। T1 वेरिएबल, A1, A2, A3, चार वेरिएबल, और T2 पांच वेरिएबल है। हमारे पास इक्वेशन कितने हो गए, चार। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक इक्वेशन की कमी पड़ जाए तो उस समय हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन से एक रिलेशन निकालेंगे इन सब के एक्सेलरेशन के
बीच में। और जैसे ही एक्सेलरेशन मिलेगा एक और इक्वेशन मिल जाएगा 5, तो हम पांचों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसी का अलग अलग मेथड अपने को देखना है। ठीक है, पहला मेथड देखते हैं हम लोग। ठीक है, मेथड 1। तो ये हमने जो इक्वेशन लिया, जो क्वेश्चन लिया था वो क्या था, यहाँ से एक पुली था और यहाँ पे एक मास m1 हैंग कर रहा था। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन हमने ऊपर माना था a1। ये एक दूसरा पुली था, इससे एक मास हैंग कर रहा था m2 और इसका एक्सेलरेशन a2 है। और एक तीसरा मास है m3 जिसका एक्सेलरेशन नीचे माना था। अगर हमें एक इक्वेशन और निकालना है तो एक काम करते हैं, पहला जो मेथड है वो क्या है कि ये स्ट्रिंग के लेंथ से, तो जितने भी ये जो पुली है, जितने स्ट्रिंग है सबकी लेंथ को, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि जितने ब्लॉक है वहां तक की लेंथ माननी है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का y1, इस स्ट्रिंग की लेंथ को तो yp बोल सकते हैं, यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं y2, और इस लेंथ को हमने क्या बोला y3। ये सारे ब्लॉक तक का। अब जो स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है वो कांस्टेंट होगा, चाहे ये कैसे भी मूव करे, ये अगर इधर से छोटा होगा तो इधर से बड़ा होगा, लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग मानते हैं और ये सेकंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए अगर बात करें तो फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, तो y1 प्लस yp इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y1 प्लस yp इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी जो उसकी लेंथ होगी क्या रहेगी स्ट्रिंग की, कॉन्स्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई वन बाई डी टी प्लस डी वाई पी बाई डी टी, ये हमें क्या देगा, जीरो। ये क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन, ये लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है और ये लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है। ये छोटा हो रहा है तो इसको नेगेटिव मान लो, तो माइनस v1। और ये बड़ा हो रहा है चूंकि इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर माना, तो इसको मान लिया vp इक्वल्स टू जीरो। तो v1 इक्वल्स टू कितना, vp। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल्स टू ap। एक ये आ गया। दूसरा अगर इसमें देखें सेकंड स्ट्रिंग की बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसमें सेकंड स्ट्रिंग के केस में, कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ कांस्टेंट, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, तो y2 माइनस yp। तो फॉर सेकंड स्ट्रिंग, फॉर स्ट्रिंग 2 क्या होगा, तो y2 माइनस yp प्लस ये क्या होगा, इस लेंथ को क्या लिखेंगे, y3 माइनस yp प्लस y3 माइनस yp इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि y2 प्लस y3 माइनस 2yp इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, v2 प्लस v3 माइनस 2vp इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात देखते हैं, ये v2 क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस, ये ज्यादा हो रहा है तो प्लस, vp नीचे आ रहा है तो वो तो लिख दिया। ठीक है, और v1 इक्वल्स टू क्या था, vp। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि v3 माइनस v2 माइनस 2v1 इक्वल्स टू जीरो। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, a3 माइनस a2 माइनस 2a1 इक्वल्स टू जीरो। एक रिलेशन हमें मिल गया a1 a2 a3 में, ये पांचवा रिलेशन था, पांचवा इक्वेशन था जो कि हमें चाहिए था। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए हम लोग सेकंड मेथड कौन सा देखेंगे, वर्क डन बाई टेंशन मेथड, वर्क डन बाई टेंशन मेथड। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, जब भी एक रिलेशन अगर निकालना हो तो हमें यही अप्रोच, यही वाले मेथड से कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाई टेंशन। ये क्या बताता है कि वर्क डन बाई टेंशन जो रहता है, नेट वर्क डन बाई टेंशन वो जीरो होता है। ठीक है, ये वर्क डन बाई टेंशन जीरो क्यों होता है, ये आपको वर्क एनर्जी पावर में मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब भी इंटरनल फोर्सेज जो रहते हैं तो उसके कारण वो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एस रिलेटिव। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है। एक लॉजिक ये होता है। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है, हो जाता है कि इस केस में जो सारे टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो सारे टेंशन कैंसिल आउट हो जाते हैं तो भी वर्क डन क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो, या लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू जीरो,
या लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ठीक। अब आते हैं कि कैसे ये रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यही मेथड हमें ज्यादा यूज करना है, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और ये काफी इजी भी पड़ता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन फिर से बना लेते हैं ताकि हमें पता चले। ये बॉल, ये एक ब्लॉक कनेक्टेड था, इसको हमने M1 लिया। ये पुली था, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड था M2, और ये हमने देखा इसको M3 लिया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर माना था, ये नीचे, इसको A1, इसको A2 और इसको A3, ये लिया था हमने। अब एक बात देखो, ये सिग्मा ऑफ टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, वर्क डन का एक्सप्रेशन यही होता है कि एफ डॉट एक्स, यही काम हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जहां जहां पे ब्लॉक है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां वहां पे हमें ये देख लेना है कि कुछ ये टेंशन क्या क्या लग रहा है वो। यहाँ टेंशन T1, यहाँ T2 और यहाँ T2। ठीक है, मान लो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर चाहो तो ऐसे डायरेक्टली ये क्या लिख सकते हैं, इसको T1 A1, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि इसी से निकाला अपन ने डिफरेंशिएट करके। तो T डॉट ए की तरफ 0, तो T1 A1 उनके बीच का एंगल 0, तो क्या लिखेंगे cos 0 1, क्योंकि ए एफ डॉट एस का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया 0, तो T1 × A1, यहाँ पे क्या होगा T2 ऊपर A2 ऊपर, तो प्लस फिर से थीटा 0, तो T2 × A2, ये क्या हुआ T2 ऊपर A3 नीचे। ठीक है, तो माइनस T2 × A3 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं T1 T2 T3 में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ये T1 T2 में रिलेशन क्या होगा, यहाँ T1 लग रहा है, यहाँ T2 और यहाँ भी T2। T1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2T2, तो बस यहाँ से लिख दिया अपन ने 2T2 A1 प्लस T2 × A2 माइनस T2 × A3 इक्वल्स टू 0। T2 पूरा कैंसिल आउट हुआ, ये रिलेशन आया अपने पास क्या, तो A3, इसको उस साइड भेज दे, A3 माइनस A2 माइनस 2A1 इक्वल्स टू 0। सेम रिलेशन पिछली बार भी आया था। ठीक है, तो ये हो गया वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपको वहां वहां पे टेंशन मान के और उनका टी डॉट ए का एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, आप चाहो तो जिस डायरेक्शन में मानना चाहो एक्सेलरेशन मान सकते हो, लेकिन थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम मानना। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जैसे मान लो सपोज ये एक ब्लॉक है, मान लिया ए, यहाँ एक पुली से कनेक्टेड है, ये एक पुली से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है, ये बी हो गया, और एक यहाँ पे एक ब्लॉक सी कनेक्टेड है। ठीक है, अब इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालो। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये इसका एक्सेलरेशन A1 माना अपन ने, इसका इधर मान लेते हैं A2 और इसका इधर मान लेते हैं A3। नॉर्मल जो FBD है वो हम लोग तो बना ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से सिग्मा टी डॉट ए किसके बराबर, 0। ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, और इसको मान लेते हैं T1, और ये स्ट्रिंग अलग है, तो ये कितना T2। ठीक है, ये एक बात देखो, T1 इधर A1 इधर, तो क्या लिखेंगे, तो T1 × A1, T2 इधर A2 इधर, तो प्लस T2 × A2। अब इसमें देखिए तो T2 ऊपर की तरफ A3 नीचे, तो क्या आएगा माइनस T2 × A3 इक्वल्स टू 0। T1 T2 में रिलेशन निकाले, तो यहाँ पे T1, यहाँ पे भी T1, तो क्या आएगा 2T1 इक्वल्स टू T2 के बराबर, यानी T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2T1। यहाँ से देखो एक मिनट, ये भी T1 है, T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2T1, तो T1 × A1 प्लस T1 × A2 माइनस 2T1 × A3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा A1 प्लस A2 माइनस 2A3 इक्वल्स टू 0। तो ये रहा एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। बाकी आप ऐसे जो नॉर्मल FBD से रिलेशन इक्वेशन लिखना है, तो वो 3 इक्वेशन वहां से मिलेगा, चौथा यहाँ से मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
एक और मेथड हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का पुली आए, इस तरीके का जो सिस्टम है, तो उस केस में एक रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो सपोज ये इधर की तरफ है, ये इधर, और ये एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी v1 वेलोसिटी, इसकी v2, इसकी v3, कुछ इस तरीके का है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी ये पुली दो स्ट्रिंग और एक साथ इसके एक ब्लॉक कनेक्टेड हो, तो इनके बीच का रिलेशन एक होता है कि किसी पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया हमने, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मान लो, क्या रिलेशन होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये मान लो नीचे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा v1 प्लस v2/2 इक्वल्स टू किसके बराबर, ये मान लो ऊपर जा रहा है तो क्या मान लेंगे, v3, ठीक है। यहाँ पे वो रिलेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात देखो कैसे अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट जब ये अगर इधर की तरफ आ रहा है तो ये पॉइंट किधर आ रहा होगा, नीचे, ये इधर आ रहा है तो ये पॉइंट किधर आ रहा होगा, नीचे, ये नीचे जा रहा है तो ये भी किधर की तरफ, नीचे। तो अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या ले लिया जाए, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे इसमें रिलेशन, कि -(a1), फिर इसमें ये भी नीचे आ रहा है -(a2/2) इक्वल्स टू ये किधर जा रहा है, नीचे, तो क्या लिखेंगे -(a3), यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, -(a1 -(a2) प्लस 2(a3) इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक तरीके से ये रिलेशन आया कि a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 0। तो ये मेथड भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये तभी एप्लीकेबल है जब ये पुली प्लस पुली के साथ ये ब्लॉक ऐसे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक दो सवाल और देखते हैं ये कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये काफी दिक्कत देता है बच्चों को, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है, ये रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये अगर u वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी बतानी है, v की वैल्यू, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो एक बात देखो, जहां जहां मोशन हो रहा है वहां वहां पे टेंशन मान लो, तो यहाँ से देखो ये u से इधर जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ। ऑब्वियसली जैसे ही हम इधर खींचेंगे, स्ट्रिंग उस पॉइंट को पीछे खींचना चाहेगा, और यहाँ पे किधर लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है। बस यहाँ से देख लेते हैं, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0। ये कितना, u इधर t इधर, तो क्या आएगा, cos 180, तो -t/v, ये कितना है t, इधर कितना है v, और एंगल कितना, थीटा, तो t v cos थीटा, एक मिनट बेटा ये u है, t v cos थीटा इक्वल्स टू 0, v की वैल्यू निकालनी है, t से t कैंसिल आउट हुआ, तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u/cos थीटा, ठीक है। ये रहा हमारा कौन सा, कि v और u में रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप लोग एक बार इस तरीके से जो भी तीन चार दो तीन मेथड मैंने बता दी उस तरीके से हम डील करते हैं, ठीक है। एक और आता है कौन सा, वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में क्या करेंगे कि जैसे इसका भी एक सिंपल अप्रोच है, वो देख लेते हैं, कि जैसे मान लो सपोज एक ये इंक्लाइंड वेज रहा, ठीक है, और यहाँ से एक इस तरह का तो ब्लॉक, ठीक है, ये दोनों तरफ से फिक्स है, ये भी इस तरफ से फिक्स है। अब ये अगर इधर की तरफ जा रहा है मान लो a1 से, और ये किधर जा रहा है a2, फिर इसमें भी क्या होगा, एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी a1 a2 में रिलेशन, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, a1 a2 में रिलेशन निकालना। तो यहाँ देखो कि ये बताता है, जब सपोज इसका हम लोग एक बार सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बना लेते हैं इधर, ये हमारा वेज था, ठीक है, और ये कुछ इंक्लाइंड शेप का ब्लॉक, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ नीचे हमने ये क्या दिया हुआ था, a2, और ये इधर की तरफ a1। ये कॉन्सेप्ट वेज कंस्ट्रेंट क्या बताता है कि जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट हो, ठीक है, जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट हो, ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या हो रहा है, साथ मूव कर रहे हैं। तो जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक है। क्योंकि एक बात देखो, इस वेज के ऊपर ये वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड कर रहा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का सेम।
तभी तो इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है इस परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग। तो यही से हमारा रिलेशन निकलेगा। यहाँ पे क्या है, A1 इधर की तरफ है, A2 इधर की तरफ, ठीक है। ये हमारा प्लेन ऑफ कांटेक्ट है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और एक्सेलरेशन किस लाइन के लॉन्ग सेम होगा, इस वाली लाइन। तो दोनों का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। A2 का कंपोनेंट A2 cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट A1 sin थीटा। यहाँ से क्या आएगा कि A2 इक्वल्स टू A1 tan थीटा। यही का रिलेशन क्या होगा, A1 और A2 के बीच में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। ये इस तरीके का है, यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। ये अब मान लो इधर की तरफ ये A1 से जा रहा है और ये फिर A2 से जा रहा है, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा। अब फिर हमें इनके बीच रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो फिर ये प्लेन ऑफ कांटेक्ट हुआ, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सेम होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये इधर की तरफ A1, इधर की तरफ A2, ये हमारा प्लेन रहा परपेंडिकुलर प्लेन, और ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन रहा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर कितना, थीटा। क्या होगा, इस लाइन के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन सेम, A2 cos थीटा इक्वल्स टू A1 sin थीटा। यहाँ से रिलेशन निकाल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, कि जैसे मान लो सपोज ये एक वॉल है, यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा। ये इधर की तरफ ये मान लो A1 से जा रहा है, और ये इधर की तरफ A2 से जा रहा है, ठीक है। हमें एक सपोज A1 की वैल्यू किसी किसी क्वेश्चन में दी रहेगी और A2 की निकालनी रहेगी, या कभी इनके बीच का रिलेशन निकालना रहेगा। तो एक बात सोचो कि इधर इस पॉइंट की जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इस इधर जो कंपोनेंट होगा और इस एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, वो दोनों एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। क्योंकि अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा तो रॉड के इन दोनों एंड के बीच जो होगा वो क्या होगा, रॉड के इन दोनों एंड के बीच डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो दोनों का एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग, ये जो रॉड है उस रॉड के अलोंग सेम होगा। तो इधर कंपोनेंट A2, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो A2 साइन थीटा, और ये इधर कंपोनेंट A1 कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं कि A1 कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, A2 साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। ये जैसे मान लो यहाँ से एक ब्लॉक है, कनेक्टेड है, ये ऊपर की तरफ V2 से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक रॉड के ऊपर एक रिंग कनेक्टेड है, ये ऐसा रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। ये कितने से जा रहा है, V1 से जा रहा है, ठीक है। या फिर रॉड के ऊपर ऐसे कनेक्टेड ही है, अटैच्ड ही है एकदम, ये कितने से, V1 से जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच रिलेशन निकालना है। तो ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, फिर से मान लो ये टेंशन T इधर की तरफ लगा, ये टेंशन T इधर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, T और V के बीच का रिलेशन एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। T1 या T ही मान लो, दोनों में टेंशन सेम है, V1 cos 180 माइनस थीटा, और ये कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस T इंटू V2। टी से टी कैंसिल आउट हुआ, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से कितना होगा, V2 माइनस V1 cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी V1 इक्वल्स V2 इक्वल्स टू V1 cos थीटा। यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन, V1 V2 में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, आप कंस्टेंट से रिलेटेड सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। यही सारे मेथड थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जो स्प्रिंग वाला पार्ट, ठीक है। स्प्रिंग वाले पार्ट को, वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
चलो स्प्रिंग में अगर देखें तो स्प्रिंग सभी ने देख रखा होगा, इसमें जो फोर्स लगता है, जैसे मान लो सपोज ये हमारा स्प्रिंग कनेक्टेड है एक ब्लॉक से, तो जैसे ही इसको एक्स डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो एफ क्या होगा, माइनस ऑफ के इंटू एक्स के बराबर फोर्स लगता है। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स क्या हो गया हमारा, एलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है। स्प्रिंग का फोर्स लगाएगा जब भी उसमें एलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा तभी फोर्स लगाता है, ठीक है। के का अगर यूनिट देखे तो क्या होगा, एफ अपॉन एक्स, ठीक है। ये क्या होगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसके बाद देखें तो ये माइनस साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो फोर्स लगेगा यानी जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो अब अलग डायरेक्शन में, एलोंगेशन हो रहा है तो भी अलग डायरेक्शन में, ठीक है। यानी हमने अगर मान लो सपोज ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, अगर इसको यहाँ से एक्स डिस्टेंस एलोंगेट कर दे तो इस केस में ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और अगर कंप्रेस कर दे तो उस केस में इधर की तरफ लगेगा। तो ये देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इधर या फिर इधर रह रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब ये आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि एक बात देखो, सीरीज में क्या होना चाहिए कि सीरीज के केस में जो फोर्स सेम होना चाहिए, दो स्प्रिंग, दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग जो सीरीज में तब कहलाते हैं जब एलोंग, जैसे ही अगर उसमें एलोंगेट किया जाए तो दोनों में फोर्स क्या हो जाए, सेम लगे, दोनों स्प्रिंग सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि सपोज दो स्प्रिंग से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक स्प्रिंग ये रहा, दूसरा स्प्रिंग ये रहा, यहाँ से ब्लॉक कनेक्ट किया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। अगर स्प्रिंग मासलेस वगैरह है तो नीचे mg लगेगा, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, mg, और यहाँ भी टेंशन mg के बराबर। क्योंकि अगर ये मासलेस होता है तो थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या होता है, टेंशन सेम होगा, ठीक है। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस केस में इनका इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/K1 प्लस 1/K2 के बराबर, ठीक है। 1 बाई कितना होगा, K1 प्लस K2 के बराबर, ठीक है। अगर वही पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा, पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए कि एलोंगेशन या कंप्रेशन सेम होना चाहिए, एलोंगेशन और कंप्रेशन जो होगा वो सेम होना चाहिए। एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है सभी को बेटा, एलोंगेशन या फिर क्या होना चाहिए, कंप्रेशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एलोंगेशन या कंप्रेशन कैसे कब सेम मानेंगे, कैसे निकालेंगे कि कब एलोंगेशन सेम है या नहीं, या कंप्रेशन सेम है या नहीं, वो चीज ध्यान से देखें, ठीक है। ये जैसे मान लो सपोज ये एक स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग कनेक्टेड, ठीक है, ये K1 है, इसका कितना है K2। जैसे ही इसको अगर एक्स से खींचेंगे इसमें भी एक्स का एलोंगेशन आएगा और इसमें भी एक्स का एलोंगेशन आएगा, तो ये स्प्रिंग किस में कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे के इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर, K1 प्लस K2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो इस केस में सपोज ये अगर देखें ये ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है और एक यहाँ पे स्प्रिंग, ठीक है, ये K1 हो गया, ये कितना हो गया K2। इस केस में अगर देखें तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से जैसे ही इसको कंप्रेस करेंगे एक्स से
इसमें एलोंगेशन कितने का आएगा, इसमें भी एक्स का, और इसमें कंप्रेशन कितने का, एक्स का। तो जनरली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सीरीज में होता है, लेकिन ये किस में होता है, पैरेलल में। यहाँ से के इक्विवेलेंट किसके बराबर, तो के वन प्लस के टू के बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी अगर स्प्रिंग के केस में अगर एलोंगेशन या कंप्रेशन सेम हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर फोर्स सेम रह रहा है तो उस केस में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग एनएलएम का, ठीक है। कि जब स्प्रिंग को कट करते हैं या स्ट्रिंग को कट करते हैं तो फिर कैसे चेंजेस निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आप ध्यान से एकदम ये चीज याद रख लेना हमेशा कि ये चीज ऐसा ही होता ही है, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ठीक है। कि जैसे ही स्प्रिंग को या फिर स्ट्रिंग को, दोनों को, किसी को भी अगर कट करते हैं, स्प्रिंग या स्ट्रिंग जिसको अगर हम कट करते हैं, तो उसमें सडनली टेंशन क्या हो जाता है, जीरो, इमिडिएटली। ऑब्वियसली अगर जब कट ही हो गया तो उसमें टेंशन कुछ रहेगा ही, इमिडिएटली जो होगा वो उसमें टेंशन जीरो हो जाता है। लेकिन और स्प्रिंग को जब कट नहीं करते हैं तो उसमें टेंशन सडनली, ये टेंशन जो रहेगा वो डजंट चेंज होगा। उसमें जो टेंशन पहले होगा कट करने से जस्ट पहले, वही क्या होगा, कट करने के जस्ट बाद होगा। ये हमसे जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, वो जस्ट पहले और जस्ट बाद ही पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में जो होता है कि जो नहीं कट किया जाए, नॉट कट, तो उसमें टेंशन मे चेंज और मे नॉट चेंज, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना है अपने को, मे और मे नॉट चेंज, ये तीन कॉन्सेप्ट है। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने हैं और इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कोई और दूसरा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है, कि क्या होगा, किसमें चेंज होगा नहीं होगा। कि स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को जिसको भी कट करोगे, जो भी स्प्रिंग कट कर दिया, कभी क्वेश्चन में दो स्प्रिंग होगा, किसी में तीन स्प्रिंग होगा, तो जैसे ही आप कट करोगे जिस भी स्प्रिंग को, वो उसका टेंशन इमिडिएटली आप जीरो मान के चलो। जिसको जिस स्प्रिंग को नहीं कट करेंगे उसको यही मान के चलना है कि उसमें टेंशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सडनली जस्ट कट करने के बाद से ही एकदम से ये नहीं होता है कि टेंशन चेंज हो जाएगा स्प्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग के केस में टेंशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जो भी इसको क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले क्या करना है अपने को, कि जस्ट बिफोर कट और आफ्टर कट एफबीडी बनाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट, और इसके बाद जस्ट बिफोर एंड आफ्टर आपको एफबीडी बनाना है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। ये हमें निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा एम मास का, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग। ये तो वैसे देख के ही लग रहा है क्या होगा, लेकिन फिर भी अप्रोच हमें एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जस्ट बिफोर और आफ्टर जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाना है। जस्ट बिफोर क्या होगा, नीचे एमजी होगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स एमजी के बराबर होगा, ठीक। जस्ट आफ्टर अगर देखें तो नीचे एमजी होगा, और चूंकि इसको जस्ट कट कर दिया है तो इसमें जिसको कट करेंगे स्प्रिंग को, उसमें टेंशन जीरो हो जाएगा, तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, जी के बराबर। ऐसा ही काम करना है, जस्ट बिफोर और आफ्टर हमें एफबीडी बनाना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से ये मान लिया एक स्प्रिंग K1, ये ब्लॉक, और दूसरा ये M2, इसको मान लेते हैं 2M मास, इसको मान लेते हैं M मास, ठीक है। सारी वैल्यू एग्जैक्ट निकलती जाएगी। इसको मान लेते हैं स्प्रिंग S1, इसको S2। पहला सवाल है कि जब S2 को कट किया, किसको कट किया हमने, S2 कट किया, तो एक्सेलरेशन ऑफ किसका, M एंड 2M निकालना है जस्ट आफ्टर कट। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें जस्ट आफ्टर कट का ही कंडीशन है। तो देखो जस्ट बिफोर कट का एफबीडी बनाते हैं। बिफोर कट के नीचे एमजी लग रहा होगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स F2 किसके बराबर, mg। ये जो ब्लॉक है इस पे 2mg लग रहा होगा, और ये mg इसको स्प्रिंग इधर भी खींच रहा होगा तो mg भी लगेगा। और ये वाला स्प्रिंग जो F1 होगा वो कितना लगा रहा होगा, 3mg, क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है।
चलो, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जस्ट आफ्टर कट। तो पहले केस में S2 कट किया हमने, तो S2 को कट करेंगे तो जिसको कट करते हैं उसमें टेंशन जीरो, यानी ये रहा mg, और इसका जो फोर्स होगा वो तो जीरो होगा क्योंकि ये स्प्रिंग कट कर दिया। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, g के बराबर। यहाँ पे इस केस में देखें तो नीचे 2mg लग रहा होगा, ये mg जीरो हो जाएगा क्योंकि ये mg किसके द्वारा लग रहा है, इस स्प्रिंग के द्वारा। ऊपर क्या होगा 3mg, क्यों, क्योंकि ये जो ब्लॉक था, ये जो स्प्रिंग था, वो स्प्रिंग कट नहीं हो रहा और उस स्प्रिंग में सडनली टेंशन भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या देखेंगे 3mg माइनस 2mg अपॉन 2m किसके बराबर हो जाएगा, तो g/2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जिस भी स्प्रिंग को अगर हम लोग कट करते हैं उस स्प्रिंग में क्या होगा, सडनली टेंशन चेंज होगा। जिस स्प्रिंग को कट नहीं करते हैं उसमें सडनली टेंशन चेंज नहीं होता है। बी पार्ट देखें, अगर S1 कट कर दिया हमने, S1 कट कर दिया तो बिफोर तो FBD ये है, आफ्टर अगर बनाए तो नीचे एक mg लग रहा होगा, ये वाला स्प्रिंग कट नहीं किया गया तो इसका टेंशन वही रह जाएगा। ये ऊपर 2mg लगेगा और नीचे mg। ये स्प्रिंग जो कट कर दिया तो ऊपर फोर्स जीरो, तो अभी ये कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो और इसका एक्सेलरेशन तो 2mg प्लस mg, तो 3mg/2m किसके बराबर, तो g/2 के लगेगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट यही हमारा कि जिस भी स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करते हैं वो उसमें सडनली टेंशन जीरो हो जाएगा। जिस स्प्रिंग को कट नहीं करेंगे उसमें सडनली टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वाला केस। ठीक है, कि ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया, ये m मास है और ये एक स्प्रिंग है जिससे कि क्या कनेक्टेड है, 2m मास। ठीक है, अब एक बात सोचो, एक केस में हम लोग क्या मानते हैं, स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को कट कर दिया, दूसरे केस में मानेंगे स्प्रिंग को कट किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्ट्रिंग को कट करते हैं पहले और बाद में FBD बनाना है अपने। ये नीचे क्या हो गया 2mg, ऊपर कितना लगेगा 2mg, क्योंकि स्प्रिंग तो बैलेंस करके रखा होगा इनिशियली। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखेंगे, ये जो ब्लॉक है ये स्प्रिंग 2mg लगा रहा है तो यहाँ भी कितना होगा 2mg, और यहाँ पे एक mg लग रहा होगा, और ये स्ट्रिंग में टेंशन किसके बराबर, 3mg के बराबर। ठीक है, अब जैसे ही ये स्ट्रिंग को कट किया हमने, स्ट्रिंग को जैसे ही अगर कट करोगे स्ट्रिंग में तो टेंशन जीरो, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अगर इसके फोर्स की बात करें m मास के, तो ऊपर का तो 3mg जीरो हो गया, नीचे क्या लग रहा होगा 2mg जो कि ग्रेविटी है। स्प्रिंग में कोई फोर्स में चेंज नहीं आएगा, मतलब पक्का mg तो लगता ही रहेगा। यहाँ से देखें तो इसमें नीचे 2mg लग रहा होगा और स्प्रिंग में कोई फोर्स में चेंज नहीं आया तो 2mg, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो और इसका एक्सेलरेशन तो 3mg/m, तो कितना हो जाएगा 3g के बराबर नीचे का डायरेक्शन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, कि स्प्रिंग को कट किया हमने, अगर स्प्रिंग कट कर दे तो क्या होगा। ठीक, स्प्रिंग को कट करे तो पहले का तो FBD ये रहा, स्प्रिंग को कट किया हमने तो ये 2m मास का जो नीचे रखा हुआ है वो तो नीचे 2mg लगेगा, ऊपर का फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा था वो जीरो हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन 2mg/2m किसके बराबर, g के बराबर। इस वाले में देखें तो टेंशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लिखा था मैंने कि जब भी अगर स्ट्रिंग को कट नहीं करते हैं तो टेंशन मे और मे नॉट, मान लेते हैं t, नीचे क्या लगेगा 2mg के बराबर, नीचे क्या लगेगा 2mg, सॉरी नीचे क्या कितना फोर्स लगेगा mg के बराबर। ठीक है, अब नीचे mg के बराबर लगा सडनली, और ये कितना हुआ, ये जो रहा टेंशन जो रहा वो कितना रहा 3mg, टेंशन कितना लग रहा था 3mg के बराबर। यहाँ नीचे कितना mg, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3mg - mg कितना m, किसके बराबर लग जाए 3g - g, 2g/, तो ये कितना आ जाएगा 2g के बराबर, तो ये क्या होगा ऊपर की तरफ 2g से चला जाएगा। ठीक है,